वेलकम स्टूडेंट। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका स्वागत है। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके उद्देश्य क्या हैं। तो इसके उद्देश्य थे नैतिक चरित्र का निर्माण करना, जीवन की तैयारी करना, लोक और परलोक को सुधारना, बौद्ध धर्म का प्रचार करना और निर्वाण की प्राप्ति इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरी चीज़ हमने सीखी थी कि बौद्धकालीन शिक्षा का आरंभ प्रवज्या संस्कार के द्वारा होता था, जहाँ पर प्रवज्या का अर्थ है बाहर जाना, और प्रवज्या संस्कार के बाद विद्यार्थी को सामनेर या श्रवण कहा जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा बौद्ध मठों, विहारों या संघों में दी जाती थी। इसके पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ व्यवहारिक विषय भी शामिल थे। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी। तो बौद्धकालीन शिक्षा की शिक्षण विधि मौखिक थी। इस समय जन भाषा पाली के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसी संबंध में बुद्ध ने कहा था कि शिशुओं, मैं तुमसे प्रत्येक को बुद्ध के उपदेशों को अपनी स्वयं की भाषा में सीखने का आदेश देता हूँ। मीन्स वो कहते थे कि मेरे उपदेशों को मेरी ही भाषा में रटा जाए। तो इसीलिए ये जो शिक्षा व्यवस्था थी वह रटने पर जोर देती थी। इसके साथ साथ इसमें और भी कई शिक्षण विधियों का यूज किया गया है, जैसे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, इनका भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान था। इसी के साथ साथ कई शैक्षिक क्रियाएं भी कराई जाती थी, जैसे देशाटन, विशेषज्ञ वार्ता, सम्मेलन, प्रकृति निरीक्षण आदि भी शामिल थे। कला कौशल की शिक्षा भी दी जाती थी। कारीगरों के साथ में रहकर छात्र कार्य करना सीखते थे। अब देख लेते हैं कि इसमें गुरु और शिष्य के संबंध कैसे होते थे। तो गुरु और शिष्य के संबंध बहुत ही स्नेहपूर्ण होते थे। शिक्षक का जो प्रमुख कर्तव्य था वह था कि अपने छात्रों के सामने उच्च आदर्श प्रस्तुत करे, जिससे छात्र उसका अनुकरण करके अपने जीवन को सार्थक बना सकें। अब इसमें शिष्य का क्या कर्तव्य होता था। तो शिष्य का कर्तव्य होता था गुरु की सेवा करना, उनकी दिनचर्या का ख्याल रखना, साफ सफाई रखना, भिक्षा और भोजन की व्यवस्था करना और गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु छात्र के प्रति पिता की तरह व्यवहार करता था और उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने के लिए ज्ञान प्रदान करता था। बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला था। संघ में प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश लेने वाली महिला बुद्ध की माता प्रजापति गौतमी थी। मठ विहार में महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में रहना पड़ता था। उन्हें भी भिक्षुओं के समान ही शिक्षा के अवसर प्राप्त थे, उन्हीं के समान उन्हें शिक्षा दी जाती थी। उस समय व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की गई थी, जैसे कताई, बुनाई, सिलाई आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें। अब देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से गुण पाए गए, कौन कौन से दोष पाए गए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा के गुण या इसकी विशेषताएं क्या थी। तो बौद्धकालीन शिक्षा में जो शिक्षा प्रदान करने के केंद्र थे वो बहुत ही सुव्यवस्थित रहते थे। और दूसरा जो इसकी विशेषता थी वो ये थी कि बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में केवल सांप्रदायिक भाईचारे को स्थान दिया जाता था। मीन्स इसमें सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया है। बौद्ध शिक्षा केंद्रों के जो पुस्तकालय होते थे उनमें प्रत्येक भाषा विषय की पुस्तकों का संग्रह होता था। बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान करने का माध्यम पाली भाषा थी, जो कि जन भाषा होने के कारण इस शिक्षा की व्यवस्था की लोकप्रियता को और भी बढ़ा देती थी। अब देख लेते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा में कौन कौन से दोष पाए गए। तो बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें जो उच्च कुल की स्त्रियां होती थी वही शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। इसमें आध्यात्मिक विषयों को और व्यवहारिक विषयों को भी स्थान दिया गया, लेकिन इसमें व्यवहारिक विषयों की उपेक्षा की गई थी। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण ये विलासिता की ओर चले गए तथा मठों विहारों में उन्मुक्ता ने अवांछित तत्वों को आकर्षित किया।
बौद्धकालीन शिक्षा जो थी वो दो भागों में विभक्त थी, प्राथमिक और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में पढ़ना लिखना और गणित सिखाई जाती थी, जबकि उच्च शिक्षा में धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, शिल्पकला और सैनिक शिक्षा का अध्ययन कराया जाता था। तो इस प्रकार हमने देखा कि बौद्धकालीन शिक्षा में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं और कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। अब हम वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो इसमें विशेषताओं को भी देखेंगे, समानताओं को भी देखेंगे और असमानताओं को भी देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा और वैदिक कालीन शिक्षा में कौन कौन सी समानताएं पाई जाती हैं। तो इसमें सबसे पहली जो समानता है वो ये है कि बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य माना गया था निर्वाण की प्राप्ति, जबकि वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य माना गया था मोक्ष प्राप्ति। तो इस प्रकार दोनों का ही जो अर्थ है वो एक ही है, क्योंकि बौद्धकालीन शिक्षा में मोक्ष को ही निर्वाण कहा गया है। अब देख लेते हैं दूसरी समानता। तो दूसरी समानता ये है कि बौद्धकालीन शिक्षा में जब प्रवज्या संस्कार होता था शिक्षा में प्रारंभ के लिए, तो उसमें जो छात्र होता था उसकी आयु 8 वर्ष मानी जाती थी। 8 वर्ष में ही वह प्रवेश कर सकता था। और वैदिक कालीन शिक्षा में भी उपनयन संस्कार के दौरान बच्चे की आयु 8 वर्ष ही होती थी। तो दोनों में 8 वर्ष की आयु में शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। अगली जो समानता है वो ये है कि शिक्षा का प्रारंभ इसमें भी संस्कार से ही होता था। बौद्धकालीन शिक्षा में भी प्रवज्या संस्कार से होता था और वैदिक कालीन शिक्षा में भी जो शिक्षा का प्रारंभ होता था वो संस्कार के दौरान ही होता था, बस उसका नाम अलग होता था। उसका नाम होता था उपनयन संस्कार। बौद्धकालीन शिक्षा में भी छात्रों को भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता था और वैदिक कालीन शिक्षा में भी छात्रों को भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता था। तो ये कुछ समानताएं थी दोनों में। हम देख लेते हैं कि असमानताएं कौन कौन सी थी दोनों में। तो बौद्ध धर्म का प्रचार मकसद था। बौद्धकालीन शिक्षा जो थी उसका मकसद था बौद्ध धर्म का प्रचार करना, जबकि ब्राह्मणकालीन जो शिक्षा थी वैदिक कालीन शिक्षा उसमें धर्म का प्रचार करना उनका मकसद नहीं था। बौद्धकालीन शिक्षा में संघ का वर्चस्व था, जबकि वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु का वर्चस्व था। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा समुदाय प्रधान थी, समुदाय के द्वारा निर्धारित की जाती थी और वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा परिवार प्रधान थी। बौद्धकालीन शिक्षा कालांतर में विलासिता की ओर अग्रसर हो गई, जबकि वैदिक कालीन शिक्षा में जीवन सादगीपूर्ण था। बौद्धकालीन शिक्षा में छात्र उपसंपदा संस्कार के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जबकि वैदिक कालीन शिक्षा में समावर्तन संस्कार होने के बाद छात्र अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में संघ में पुरुष या स्त्री साथ रहते थे, जबकि वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में साथ रहना मान्य नहीं था। पुरुष अलग रहते थे, स्त्रियां अलग रहती थी। वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का जो माध्यम था वो संस्कृत भाषा थी, जबकि बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। बौद्धकालीन शिक्षा में जाति धर्म का कोई महत्व नहीं था, लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा जाति पर आधारित थी। बौद्धकालीन शिक्षा में संघ का विद्यालय पर नियंत्रण होता था, लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा गुरुकुल नियंत्रण से मुक्त थी। इस प्रकार हमने देखा कि वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा में कुछ समानताएं होते हुए भी ये एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। एक दूसरे से इनका स्वरूप काफ़ी परिवर्तित है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मुस्लिम कालीन शिक्षा क्या है और इसमें शिक्षा व्यवस्था किस तरह की थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।